गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन में घर में रह करके पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे और अपने परिवारजनों को भी इस बात को समझा रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th में मापन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें कल हमने आपको उससे पहले के लेक्चर में लंबाई मापन के बारे में बताया था। आज आपको हम द्रव्यमान मापन और समय मापन के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान किसी भी द्रव्य का एक आधारभूत गुण है। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्य जो स्थान घेरता है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, बेसिक्स है। अगर वो द्रव्य है तो द्रव्यमान जरूर होगा। इसके अलावा द्रव्यमान कभी भी ताप, दाब, स्थान अथवा समय पर निर्भर नहीं करता। उसको कहीं ले जाइए, कितनी देर बाद तौलिए, अगर वो वस्तु वही है तो उसका द्रव्यमान हमेशा सेम आएगा। द्रव्यमान का एसआई प्रणाली में मात्रक किलोग्राम है। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, मात्रकों की प्रणाली में बताया जा चुका है। इसके अलावा परमाणु और अणुओं के द्रव्यमान के मापन के लिए एएमयू या इस पर अब जो आधुनिक सिंबल हो गया वो यू का प्रयोग करते हैं। और एक एएमयू जो होता है वो कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा होता है। और आप जानते हैं कार्बन 12 का एक मोल जो होता है वो 12 ग्राम अर्थात 12 × 10⁻³ kg होता है। इसको अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इतने एटम होते हैं एक मोल में, तो इतने से डिवाइड करने के बाद एक एटम का मास आ जाएगा और उसको 12 से डिवाइड करने पर एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। कितना जो है वो एक एएमयू होता है। चलिए, साधारण वस्तुओं का जो द्रव्यमान नापा जाता है वो तुला से नापा जाता है, सिंपल बैलेंस से नापा जाता है। बैलेंस आपने देखा होगा कि इधर ऐसे इस तरह तराजू हो जाता है, यहाँ पे भी इसे वेट हो जाएगा, यहाँ पर अननोन वेट, यहाँ पर नोन वेट, यहाँ पर अननोन अज्ञात द्रव्यमान रखेंगे और यहाँ पर हम एक ज्ञात द्रव्यमान रखेंगे, मानक द्रव्यमान। उससे तुलना करेंगे जब ये आपकी जो छड़ी है यहाँ पर वो जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो यहाँ पर अज्ञात द्रव्यमान ज्ञात द्रव्यमान के बराबर होगा। इसे हम फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। इसके द्वारा हम वस्तुओं के द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। ऐसे विशाल बड़े बड़े जो पिंड हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, यही से हम लोग निकाल लेते हैं। इसको हमने इनडायरेक्ट मेथड से गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं ये यहाँ मोटा मोटा आपको आइडिया दिया जा रहा है। ध्यान देना चाहिए आपको कि सामान्य वस्तुएं तराजू या साधारण तुला फिजिकल बैलेंस नापी जाती हैं। बड़े पिंडों का जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण नियम से निकाला जाता है। अति सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान के लिए परमाणुओं, अणुओं और नाभिकीय कणों के जो द्रव्यमान है उसको हम विद्युत चुंबकीय, एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेशित कण को हम भेजते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो एक वृत्तीय पथ पे गति करता है और उसकी जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान के अनुपाती होती है। तो इस तरीके से त्रिज्या की गणना करके हम कंपेयर कर लेते हैं कि किसी जो ये परमाणुई कण है इनका द्रव्यमान कितना है। तो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कणों की गति के पथ की त्रिज्या ज्ञात करके द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। उम्मीद है बात ध्यान में आ गया होगा। द्रव्यमान का जो परास है बहुत आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, लाइन से पढ़िएगा। सबसे न्यूनतम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का 10⁻³ kg और पूरे ब्रह्मांड का जो अभी तक जितना हम लोग को ज्ञात दिखाई पड़ता है ब्रह्मांड, विजिबल आपका ब्रह्मांड है, उसका भी मास हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इंडायरेक्ट मेथड से, वो 10⁻55 kg होता है। तो ये आपका परास की न्यूनतम और अधिकतम रेंज है। कुछ और वस्तुओं का द्रव्यमान आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, अवश्य देखिएगा, कुछ आइडिया आपके दिमाग में रहे। द्रव्यमान और अक्सर लोग भार में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। भार जो होता है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि है और आप जानते हैं कि W वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। तो आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण जो आपकी गुरुत्वीय त्वरण है इस पर डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण प्लेस टू प्लेस बदल जाता है। तो जो भार है ये भी स्थान स्थान पर बदलता है, जबकि द्रव्यमान स्थान स्थान पर नहीं बदलता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो वेट है ये आपका एक अलग क्वांटिटी है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन, या इसको कहीं कहीं पर एक और मात्रक यूज किया जाता है केजी वेट, केजी फोर्स।
कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि केजी में ही कैसे द्रव्यमान का आपको भार कहा गया है। वो केजी नहीं, सुनने में केजी लगता है और एक्चुअली वो होता है केजी फोर्स या किलोग्राम भार या किलोग्राम फोर्स। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो वेट में और द्रव्यमान में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद है बात आपको द्रव्यमान समझ में आई होगी। द्रव्यमान का मापन के लिए गुरुत्वाकर्षण नियम, इसके अलावा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अति सूक्ष्म कणों के लिए, सामान्य के लिए हम तुला का यूज करते हैं। भार मापने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस होती है, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है जो स्केल पर मूव करता है, और यहाँ जो भी आप वेट लटकाते हैं तो mg का मेजरमेंट ये पॉइंटर जो है स्केल पर अच्छे से कर देता है। तो ये आपका स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं हम वेट निकालने के लिए। तो ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग फिजिकल बैलेंस साधारण तुला, जबकि भार निकालने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। ये द्रव्यमान का एक मोटा कॉन्सेप्ट था जो आपको आइडिया होना चाहिए कि द्रव्यमान का मेजरमेंट कैसे करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। गुड लक बच्चों। अब हम लोग समय के बारे में जानेंगे अभी। चलिए बच्चों, फिर से एक बार हम लोग सामने हैं, और जैसा कि अभी हमने द्रव्यमान मापन बताया, ऐसे ही आपको पास समय मापन भी होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण क्वांटिटी, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, ये बता चुके हैं। अब आप समय भी, जो तीसरी MKS सिस्टम में मैकेनिक्स का जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में होना चाहिए। समय क्या हो, बहुत दिन तक इसकी परिभाषा बताना बड़ा मुश्किल था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़े ही सहज ढंग से इसकी परिभाषा बताई। द क्लॉक्स रीड इज कॉल्ड टाइम, जो घड़ी पढ़ती है वही समय है। तो इस तरह से एक बड़ी साधारण सी डिफिनीशन देकर के समय को उन्होंने एक डिफिनीशन में बांधा। समय को नापने के लिए सबसे पहले सौर घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। एक छड़ी गाड़ दिया जाता था, उसकी जो परछाई पड़ती थी उसके द्वारा हम लोग समय का एक अंदाजा लगा लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत यथार्थता और बहुत एक्यूरेसी नहीं थी। तो बहुत यथार्थता और बहुत एक्यूरेसी नहीं थी। इस चीज़ को लाने के लिए यथार्थता के लिए हम लोग पेंडुलम का यूज करने लगे, उसको झुलाने का जो समय अंतराल था, इससे कुछ पकड़ में आने लगी बात। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ और फिर और एक्यूरेट परमाणु घड़ियों का धीरे धीरे उपयोग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानक में जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं SI में, वो जो है वो परमाणु घड़ी ही यूज किया जा रहा है। उसमें एक सीजियम परमाणु है, सीजियम, जिसका परमाणु भार जो है 133 के न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के मध्य, उनमें 2 ऊर्जा स्तर है, वहाँ पर परमाणु हायर एनर्जी लेवल फिर लोअर एनर्जी लेवल, इसको वाइब्रेट होता रहता है। और इस वाइब्रेशन में, इस कंपन में 9,19,26,31,770 कंपन करने में जितना समय लगता है वो 1 सेकंड लगता है। तो सोचिए इतना जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपन से एक्यूरेसी नापी जा रही है जो 1 सेकंड की, तो ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। और ध्यान दे रहे होंगे परमाणु घड़ी में 10⁻11 सेकंड तक की एक्यूरेसी मिलती है हमको। कुछ और ज़्यादा इस तरह से जो विकास क्रम में हम सौर घड़ी से परमाणु घड़ी तक पहुँचने में इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स को भी यूज करते हैं। आप जानते हैं 50 हर्ट्ज 1 सेकंड में 50 बार ऑसिलेट करता है। इस ऑसिलेटर्स, इसकी एक्यूरेसी को ध्यान रख करके भी हम समय की घड़ियाँ बना सकते हैं। समय के मापन के घड़ी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वाइब्रेशंस है, कि कितने दोलन में कितने टाइम हो जा रहा है, कितने टाइम में कितना दोलन हो रहा है। इसी दोलन को आधार मान के हम समय की गणना करते हैं। और ये दोलन हमको विद्युत में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके जो तमाम तरह के वॉल्व्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, इसमें भी तमाम तरह के ऑसिलेशंस होते हैं, जिसके आधार पर हम लोग समय को मेजर करते हैं। क्वार्ट्ज घड़ी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वार्ट्ज घड़ी में एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया जाए और उसमें अगर हम लंबवत 2 पृष्ठ के बीच में दाब लगाएं, तो इसके 2 अनदर परपेंडिकुलर जो फेसेस होते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है। और ये एक ऑसिलेटरी फोर्स होता है। और इस ऑसिलेटरी फोर्स के ऑसिलेशंस को भी हम लोग, इस कंपन को भी, इस वाइब्रेशंस को भी हम लोग घड़ी में जो है वो कंपन के रूप में यूज करके मेजरमेंट कर सकते हैं समय का। और ये जो मेजरमेंट होता है वो 10⁻9 सेकंड की एक्यूरेसी रखता है। 1 सेकंड में 10⁻9 सेकंड में कहीं 1 की गलती होती है। 10⁻9 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है, उसमें 1 सेकंड की गलती होने की चांसेस होते हैं। परमाणु घड़ी, जैसे मैंने बताया कि जो परमाणु के ऊर्जा स्तरों का जो वाइब्रेशन होता है उसके आधार पर हम लोग काउंट करते हैं।
और परमाणु खनिज सामान्य लिए जाती है उसमें 10⁻11 सेकंड तक बमुश्किल 1 सेकंड की एक्यूरेसी की गलती होती है। अदरवाइज ये बहुत एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट पर हम लोग आ चुके हैं। आइए कुछ बात करें इसके अलावा जो कुछ और कुछ बताया मैंने, विद्युत जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक और कुछ जो मूल कण हैं आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये भी अगर हम इनको निर्वात में या वैक्यूम में चलने के लिए छोड़ते हैं तो ये कुछ दूर तक ही कैरी करते हैं या कुछ वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए कैरी करते हैं और इनका जो टाइम इंटरवल होता है इसको भी हम समय के मेजरमेंट में यूज करते हैं और ये और एक्यूरेसी तक जाता है 10⁻24 सेकंड, मतलब 10⁻24 सेकंड तक एक भी सेकंड की गलती नहीं होने पाती है। दिस आर द सो एक्यूरेट क्लॉक फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। और कार्बन डेटिंग, इससे हम लोग तमाम तरह के कब कौन से जीव नष्ट हुए, आप डायनासोर के बारे में सुने होंगे या कोई चट्टान कितनी पुरानी है तो आप जानना चाहिए आपको कि कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दो तरह के आपके आइसोटोप्स होते हैं और इनमें जो है कार्बन 14 और कार्बन 12 का एक फिक्स रेशियो होता है जब तक कि आपका वो जो आपका जीव है या वो जो आपका बायोमास है वो आपका जीवित रहे, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अगर जीवित है तो उसका रेशियो फिक्स होता है कि जैसे ही वो डेथ होता है तो कार्बन 12 तो उसी रेशियो में रह जाता है, लेकिन कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डिके होने लगता है। तो कार्बन 12 को देखकर जान लेते हैं कितना रहना चाहिए कार्बन 14 को और अब कितना बचा है। इसका जो टाइम इंटरवल निकालते हैं इसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका ये जो आपकी सोल है या ये जो आपका बायो कंपोनेंट है ये कितना पुराना कब ये जीवित रहा होगा। तो इस तरीके से कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम नापने का जो रेंज है वो आपको जानना चाहिए, 10⁻−14 सेकंड से लेकर के 10⁻17 सेकंड तक की बहुत ही गैप, बहुत बिग ह्यूज रेंज है। अस्थायी पार्टिकल्स मैंने बताया आपको, ये जो इस तरह के आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या जो आपके न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं वो 10⁻14 सेकंड की रेंज के आसपास में वैक्यूम में मूव कर पाते हैं। तो ये इसका टाइम है और पूरे विश्व की जो हम लोगों ने आयु कैलकुलेट की, ब्रह्मांड की आयु कैलकुलेट की है वो 10⁻17 कैलकुलेट की है। एक बड़ा ही रोचक फैक्ट है, उसको भी आपको आना चाहिए, समझ में जानना चाहिए आपको कि जो लेंथ की रेंज थी हमारे पास, लंबाई का परास अगर आप गौर करें तो साइज ऑफ प्रोटॉन जो आया था वो 10⁻−15 मीटर आ गया था और साइज ऑफ यूनिवर्स जो आया था मैक्सिमम जो आया था 10 अगर आप सुधार देंगे तो ये आपका 10⁻26 मीटर आया था। तो अगर आप गौर करिए तो यहाँ जो रेंज आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम की, क्योंकि 26 और 15 ये 10⁻41 की रेंज आ रही है, 10⁻41 की रेंज आ रही है। यहाँ पर जरा रेंज चेक कीजिए, जरा ये जो रेंज चेक कर रहे हैं आप, ये 10⁻17 है। समय का जो रेंज आ रहा है ये भी देखिए आप 10⁻41 की रेंज आ रही है। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि जो लंबाई के मैक्सिमम मिनिमम की रेंज है वो 10⁻41 है, समय की जो मैक्सिमम मिनिमम की रेंज है वो भी 10⁻41 है। और जबकि अगर आप मास के लिए देखेंगे, मास द्रव्यमान का परास पढ़ा चुके आपको अभी, तो उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, याद होगा आपको कितना आया था 10⁻30 kg के आसपास, और मास ऑफ यूनिवर्स जो आया था वो कितना आ गया था, वो आपका 10⁻55 kg के आसपास आया था। इन दोनों को आप जब डिवाइड करते हैं तो आप ध्यान देंगे 10⁻85 या नियर अबाउट 10⁻41 का स्क्वायर के रूप में आया था। तो ये आप देखेंगे 10⁻41 यहाँ भी आ रहा है, 10⁻41 यहाँ भी आ रहा है, ये भी लगभग 10⁻41 के स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो 10⁻41 एक ऐसा बेसिक्स है जिसको आप हर जगह इन्वॉल्व दिखाई पड़ता है। ये एक अद्भुत संयोग है, ऐसा भी कोई इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको द्रव्यमान का मापन और समय का मापन इस लेक्चर में बताया है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग लंबाई के मापन के बारे में जाने थे, जिसमें आपको पैरेलैक्स मेथड बताया था मैंने, और हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ मॉलिक्यूल ये बताया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना चाहिए, नॉलेज बेस्ड टॉपिक है। रेंज क्या होती है,
टाइम मेजरमेंट कैसे करते हैं और मास मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये बातें अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो निश्चित रूप से एक मजबूत कॉन्सेप्ट बनाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस मेजरमेंट में जो एरर्स होते हैं, त्रुटियां जो होती हैं, और किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है, ये किस बात पर डिपेंड करती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसको अच्छे से वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। जहाँ जो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ समझ में आता है या आपको कम समझ में आती है बात, तो अपने मैसेज बॉक्स में आप डालिए और हमारे पास वो बात आएगी और हम उसको जरूर रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, बात अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। तो फिजिक्स बहुत बड़ी रहस्य और रोचकता का विषय है, इसको जम के पढ़िए, अच्छा लगेगा। अपने आसपास के बारे में जो इन्वायरमेंट्स हैं इसको समझिए, नापिए और अद्भुत जो एक तरह से सिमेट्री है उसको महसूस करिए। गुड लक बच्चों।